अपने नॉर्मली जो मोटर होती है एसी की मोटर, वो दो प्रकार की होती है। आपको दो प्रकार की एसी की मोटर देखने को मिलेगी, या तो वो होगी सिंगल फेज की या वो होगी थ्री फेज की। और जो भी पावर के जो लोड के काम करवाने हैं, हैवी जो काम करवाना है, वहां पर अधिकतर कौन सी मोटर पाई जाती है? थ्री फेज की। थ्री फेज की मोटर का मतलब ये बनता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए तीन फेज का मतलब क्या है। वैसे इसका एक प्रॉपर एक लेसन आएगा, बहुत अच्छा लेसन आएगा और इम्पोर्टेंट लेसन आएगा थ्री फेज का। लेकिन अभी के इतना समझ लो कि जैसे अपने घरों में एक फेज आता है ना, अगर घरों के अंदर मान लो चाहे कहीं भी मान लो तीन फेज आ रहे हैं, तीन फेज का मतलब तीनों के अंदर वोल्टेज है, तीनों के अंदर फ्रीक्वेंसी है और लोड लगा दो तीनों में करंट चलेगी, तो वो कहलाता है फेज। तो तीन फेज हो गए। और मोटर का मतलब सभी जानते हो, मोटर की परिभाषा क्या होती है? मोटर की परिभाषा क्या है? एक ऐसी मशीन जिसको हम विद्युतीय ऊर्जा देते हैं और आउटपुट में यांत्रिक ऊर्जा मिलती है। विद्युतीय का मतलब हम सप्लाई देते हैं, यांत्रिक का मतलब कोई भी जो मशीन है वो घूम रही है, तो वो कौन सी ऊर्जा है? यांत्रिक ऊर्जा। तो थ्री फेज की मोटर का मतलब हम मोटर को कितने फेज देंगे? तीन फेज, और आउटपुट में मोटर घूमने लग जाएगी तो यांत्रिक ऊर्जा देगी। ये होगी थ्री फेज की मोटर। अपने मुख्यतः थ्री फेज की मोटर दो तीन प्रकार की है, ज्यादा कोई थ्री फेज की मोटर नहीं है। एक तो पढ़ेंगे स्क्विरल केज मोटर, एक पढ़ेंगे स्लीपरी मोटर। मुख्यतः दो ही मोटर है थ्री फेज की, लेकिन वो कैसे काम करती है सारा कुछ अपने अभी सीखते हैं। सबसे पहले थ्री फेज मोटर है, आप इसका सिद्धांत समझो और मोटी मोटी बात समझो कि इसके अंदर क्या कुछ लगा होता है, चाहे वो कौन सी भी मोटर है। ठीक है, देखो होता क्या है थोड़ा सा बता देता हूं, बाकी इसके बारे में थोड़ा और चर्चा अपने विस्तार से करेंगे। एक तो होता है थ्री फेज मोटर में स्टेटर, और दूसरा क्या होता है? क्या हो गया? दिख नहीं रहा क्या? एक स्टेटर और एक रोटर। ठीक है, कोई भी थ्री फेज की मोटर है, ये देखो थ्री फेज की मोटर है, इसका जो बाह्य जो भाग है ये क्या कहलाता है? स्टेटर कहलाता है। और इसका जो अंदर एक घूमने वाला पार्ट होगा, क्योंकि रोटर का मतलब ये घूमने वाला पार्ट है, वो क्या कहलाएगा? रोटर कहलाएगा। स्टेटर में क्या होता है? थ्री फेज की वाइंडिंग होती है, तीन वाइंडिंग होगी। कितनी वाइंडिंग होगी? तीन वाइंडिंग होगी। तीन वाइंडिंग होगी तो प्रदीप कुमार कितने सिरे इसके बाहर निकलेंगे? तीन वाइंडिंग है, आप इस डायग्राम से ही पता लगा लो कि तीन वाइंडिंग के सिरे आउटपुट में अपने को टर्मिनल बॉक्स पे कितने दिखाई देंगे? 6। वेरी गुड, 6 सिरे दिखाई देंगे अपने को आउटपुट में। कितने सिरे दिखाई देंगे? 6। और हमारे पास फेज कितने आ रहे हैं? 3। अब इन 6 सिरों पर तीन फेज कैसे जोड़ते हैं वो स्टार और डेल्टा क्रम में सीखेंगे अपने। लेकिन ऐसा समझ लो भी किसी तरीके से अपने इसको तीन फेज दे दिए बस। किसको दिए? स्टेटर को दिए। मैं पूछूंगा बार बार आपसे, अब ध्यान लगाकर समझना, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता हूं आपसे जो पढ़ लिया अभी। ये हो गया स्टेटर, तीन वाइंडिंग है, तीनों वाइंडिंग के सिरे निकल के टोटल 6 सिरों को अपने टर्मिनल बॉक्स पर लेकर आ गए। अब इनको कोई स्टार या डेल्टा में जोड़कर इनको तीन फेज सप्लाई दे देंगे अपने। स्टार डेल्टा भी नहीं सीखा तो सीख लेंगे। इसके बीच में होता है रोटर। ठीक है, क्या होता है? रोटर। रोटर भी एक प्रकार का चालक होगा। क्या होगा? चालक होगा रोटर। इस थ्री फेज की मोटर को आप स्टेटर में सप्लाई दोगे, कितने फेज दे दिया आपने? तीन फेज। सप्लाई देते ही क्योंकि इसका परिपथ पूरा है, इसमें एक धारा चलेगी तीनों वाइंडिंग के अंदर, और जहां धारा होती है वहां क्या बनता है? चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ एक चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर बन जाएगा, बहुत विस्तार से, बहुत फैला हुआ चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। ठीक है, फिर दूसरी बात, चुंबकीय क्षेत्र तो बढ़ेगा, लेकिन इसका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कैसा होगा? घूमने वाला। कैसा चुंबकीय क्षेत्र होगा इसका? क्यों होगा घूमने वाला? जैसे मान लो इस वाइंडिंग में यहाँ N बना पोल, यहाँ S पोल बना, यहाँ पर मान लो N बना, यहाँ S बना, यहाँ N बना, यहाँ S बना, पोल बनते हैं वाइंडिंग के अंदर। तभी मैंने कहा चुंबक बनता है, चुंबक बनना मतलब पोल बन रहे हैं। तो होता क्या है, अगले ही क्षण यहाँ S की जगह पर कौन सा पोल आ जाएगा? यहाँ सारे पोल चेंज हो जाएंगे। तो पहले चुंबकीय लाइन मान लो ऐसे जा रही थी, अब वो चुंबकीय लाइन ऐसे जाएगी, तो कभी चुंबकीय क्षेत्र ऐसे घूमेगा, कभी ऐसे घूमेगा, कभी ऐसे घूमेगा, कभी ऐसे घूमेगा। इसका मतलब है कौन सा चुंबकीय क्षेत्र है? घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र। आगे बात समझ में, क्यों घूम रहा है चुंबकीय क्षेत्र? क्योंकि हम सप्लाई एसी दे रहे हैं, अगर डीसी दे रहे होते तो कुछ नहीं घूमता, जो एन पोल होता वो ही नहीं रहता।
लेकिन यहाँ पे अपने 3 फेज ऐसी सप्लाई दे रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र इसका घूमेगा। अब इस घूमते हुए चुंबकीय क्षेत्र के बीच में पड़ा है रोटर, तो रोटर भी क्या एक प्रकार का चालक है। तो याद करो ट्रांसफॉर्मर लेसन क्या होता था। ट्रांसफॉर्मर लेसन के अंदर अपने प्राइमरी वाइंडिंग होती थी, बीच में करोड़ होती थी और यहाँ सेकेंडरी वाइंडिंग होती थी। प्राइमरी को सप्लाई देते थे, प्राइमरी चुंबक बनाती थी, उस चुंबक को कौन काटता था, सेकेंडरी वाइंडिंग काटती थी। तो सेम का सेम रोटर भी यहाँ पर इस चुंबकीय क्षेत्र को काटेगा और काटने के कारण यहाँ पर अपने अंदर एक ईएमएफ बना लेगा ना ट्रांसफॉर्मर की तरह। और ये पूरा का पूरा बंद है रोटर पूरा का पूरा क्या है, बंद है पूरा का पूरा। बंद का मतलब ये बनता है कहीं से रोटर ओपन नहीं है। ओपन नहीं है इसका मतलब इसके अंदर एक धारा चलेगी ना, धारा चलेगी। और धारा जहां पर होती है, धारा जब कभी चलती है ना किसी भी लोड में से, तो वहां चुंबकीय क्षेत्र जरूर बनता है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र और बनेगा, एक तो स्टेटर का बन गया, एक किसका बन गया, रोटर का। दोबारा फिर से सुन लो, स्टेटर में हमने सप्लाई दी, घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र बना, उसको रोटर ने काटा, रोटर में एक वोल्टेज पैदा होगी ट्रांसफॉर्मर की तरह, और ये पूरा का पूरा क्लोज है, इसलिए इसमें एक धारा भी चलने लग गई रोटर के अंदर, और उस धारा के कारण इसका भी एक चुंबकीय क्षेत्र बन गया। दोनों चुंबकीय क्षेत्र आपस में विरोधी स्वभाव वाले होंगे लेंज के नियमानुसार, ठीक है। और विरोध करने के कारण रोटर अपने ऊपर एक बल अनुभव करता है, एक टॉर्क अनुभव करता है, और रोटर एक दिशा में घूमने लग जाता है। मान लो क्लॉकवाइज दिशा में घूमने लग गया। अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, क्लॉकवाइज घूम रहा था, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, इसकी दिशा चेंज करनी है, तो यहाँ पर आप जो फेज दे रहे हो ना 3 फेज, उनमें से 2 फेज चेंज कर दो। 2 फेज चेंज कर दोगे तो उनमें जाने वाली जो सप्लाई की दिशा है, जिस वाइंडिंग में जा रही है, उनकी दिशा चेंज हो जाएगी, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चेंज हो जाएगी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चेंज होने के कारण क्या होगा, जो रोटर में चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो रहा है उसकी दिशा चेंज हो जाएगी, तो रोटर उल्टा घूमने लग जाएगा। तो विपरीत घुमाना है 3 फेज मोटर को तो बहुत आसान है। आप 3 फेज जो आ रहे हैं ना, वहां पर कोई भी 2 फेज चेंज कर दो आप। और सामान्यतः क्या काम किया जाता है, आर को चेंज नहीं किया जाता, किसको चेंज करते हैं, वाई और डी को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, तो मोटर ये उल्टी घूमने लग जाती है। ये है 3 फेज मोटर का सिद्धांत, ठीक है। अगर ये रोटर कहीं से ओपन हो गया, मान लो इसमें वाइंडिंग है और वाइंडिंग वो ओपन हो गई, तो इसमें वोल्टेज तो पैदा होगी, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र को काट रहा है, इसमें वोल्टेज तो पैदा होगी, लेकिन धारा नहीं चलेगी। धारा नहीं चलेगी तो क्या नहीं बढ़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र नहीं बढ़ेगा तो ये रोटर घूमेगा क्या, फिर नहीं घूमेगा। तो ये प्रश्न आता है कि 3 फेज मोटर के अंदर यदि रोटर ओपन हो जाए या रोटर की वाइंडिंग ओपन होगी तो क्या होगा, मोटर नहीं चलेगी, ठीक है। सिद्धांत इसका वही है जैसे जो ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत था, ठीक है। विद्युत चुंबकीय खिंचाव बोल सकते हो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण बोल सकते हो, वही सिद्धांत है। यही सिद्धांत डीसी मोटर का होता है। अगर डीसी मोटर पढ़ेंगे उसमें भी कुछ ऐसा सा होगा, ठीक है। तो अब इसमें कुछ बातें आप लिखो, स्टेटर रोटर में लिखो। बस वैसे ही चेंज नहीं करते, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि आर यहाँ पर 1 नंबर पे आर लगाते हैं हमेशा ही, है ना। जो लेफ्ट वाला होता है वहां पे आर लगाते हैं, तो वाई बी को चेंज करते हैं, आर को भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक हमें फेज का तो पता होना चाहिए ना कम से कम। यहाँ आर था, यहाँ वाई था और यहाँ बी था, आपने आर को चेंज नहीं किया, वाई और बी को कर दिया। कल को वापस उसी दिशा में घुमाना है तो आपको पता था हमने वो फेज चेंज किया, वापस सही कर दोगे। आप एक फेज को कांस्टेंट रखते हैं, आप बी को भी रख सकते हो, किसी भी 2 फेज को चेंज कर सकते हो, लेकिन सामान्यतः आर को चेंज नहीं करते अपने, ताकि हमें पता रहे भी आर तो ये है कम से कम। एक फेज का पता तो बाकी 2 पता लगा लेते हैं अपने। तो 3 फेज की मोटर है, इसमें आप लिखो, सबसे पहले लिखो सिद्धांत, किस सिद्धांत पर ये मोटर काम करती है। सिद्धांत के अंदर आप लिखो, यह विद्युत चुंबकीय खिंचाव के सिद्धांत पर कार्य करती है। यह विद्युत चुंबकीय खिंचाव के सिद्धांत पर कार्य करती है। विद्युत चुंबकीय खिंचाव के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखो, जब स्टेटर को
जब स्टेटर को 3 फेज सप्लाई से जोड़ा जाता है, जब स्टेटर को 3 फेज सप्लाई से जोड़ा जाता है तो स्टेटर एक घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। स्टेटर एक घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखो, इस घूमते हुए चुंबकीय क्षेत्र को, इस घूमते हुए चुंबकीय क्षेत्र को रोटर वाइंडिंग के चालक काटते हैं। इस घूमते हुए चुंबकीय क्षेत्र को रोटर वाइंडिंग के चालक काटते हैं। रोटर वाइंडिंग के चालक काटते हैं तथा अपने अंदर एक ईएमएफ उत्पन्न कर लेते हैं। यानी रोटर में ईएमएफ उत्पन्न हो गया, ट्रांसफॉर्मर की तरह ही सेम का सेम। तथा अपने अंदर एक ईएमएफ उत्पन्न कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखो, यदि रोटर पूरा शॉर्ट सर्किट है, यदि रोटर पूरा शॉर्ट सर्किट है तो रोटर में एक धारा चलेगी। तो रोटर में एक शॉर्ट सर्किट है तो रोटर में एक धारा चलेगी। रोटर में एक धारा चलेगी जिसके कारण रोटर स्वयं का एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करेगा। जिसके कारण रोटर स्वयं का एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करेगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखो, इन दोनों चुंबकीय क्षेत्र की प्रतिक्रिया के कारण, इन दोनों चुंबकीय क्षेत्र की प्रतिक्रिया के कारण रोटर पर एक घुमाव बल लगेगा। रोटर पर एक घुमाव बल लगेगा। इन दोनों चुंबकीय क्षेत्र के कारण रोटर पर एक घुमाव बल लगेगा, वह रोटर घूमने लग जाएगा। ये शॉर्ट में सिर्फ धारा मतलब फुल ज्यादा नहीं चलनी चाहिए क्या? पूरा शॉर्ट सर्किट ही होगा। घुमाव बल अनुभव क्या लिखा? घुमाव बल लगेगा और रोटर घूमने लग जाएगा। ठीक है, नहीं चलेगी इतनी ज्यादा धारा। ठीक है ना, क्योंकि रोटर का खुद का प्रतिरोध इतना होता है कि इतनी ज्यादा धारा नहीं चलती उसके अंदर। शॉर्ट सर्किट का मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा करंट चलेगी। शॉर्ट सर्किट का मतलब पूरा का पूरा रोटर बंद है, कहीं से ओपन नहीं है, कोई ज्यादा इतनी ज्यादा करंट नहीं चलती कि रोटर खराब हो। रोटर देखेंगे अपने दो आएगी ना रोटर, दोनों में अलग अलग प्रकार का होगा, तो दोनों में अलग अलग प्रकार का देखेंगे। तो देखो मैंने आपको जीरो से बता दिया भी कैसे स्टेटर में सप्लाई दी और कैसे रोटर घूमा, पूरा एकदम प्रोसेस बता दिया। फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो पूछ लो आप भी हुआ क्या कुछ है, स्टेप बाय स्टेप सीख लो। देखो क्या हुआ है, स्टेटर था, स्टेटर में 3 फेज की सप्लाई दी, सप्लाई से क्या बना स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र को किसने काटा? रोटर में क्या पैदा होगी? उस ईएमएफ को कारण इस रोटर में क्या चली? धारा के कारण इसका क्या बढ़े? चुंबकीय क्षेत्र। ये चुंबकीय क्षेत्र और ये चुंबकीय क्षेत्र आपस में विरोध करेंगे तो रोटर पर एक बल लगेगा और रोटर घूमने लग जाएगा। ये सेम का सेम सिद्धांत डीसी मोटर में आएगा, वहां भी 2 चुंबकीय क्षेत्र होंगे और दोनों चुंबकीय क्षेत्र के कारण रोटर घूमने लग जाएगा। आगे समझ में? अच्छा, अब देखो प्रश्न बनाने वाला कुछ भी बना सकता है। अब आपको समझ में आ गई ना कहानी, फिर दिक्कत नहीं होगी। जैसे प्रश्न ये आ गया कि रोटर के अंदर यदि चालक के स्थान पर अचालक उपयोग में ले ले तो क्या होगा? मोटर जल जाएगी, मोटर तेज गति से चलेगी, मोटर चलेगी नहीं, इस प्रकार से कुछ प्रश्न आ जाए तो आपका उत्तर क्या रहेगा? नहीं
चलेगी ना, क्योंकि अचानक आपने यूज में ले लिया तो पहली बात इसके अंदर वोल्टेज पैदा नहीं होगी, करंट तो चलना दूर की बात है ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप समझोगे ध्यान से तो आप इस चीज को, इन प्रश्नों को कर पाओगे। प्रश्न कुछ भी आ सकता है, अगर आपने ध्यान से समझा है तो दिक्कत नहीं आएगी। फिर आप एक इंपॉर्टेंट लगा के एक लाइन लिख लो कि यदि 3 फेज मोटर को विपरीत दिशा में घुमाना है, यदि 3 फेज मोटर की दिशा को, या 3 फेज मोटर की दिशा को विपरीत दिशा में घुमाना है, ऐसा लिख दो, कोई बात नहीं। 3 फेज मोटर की दिशा को विपरीत दिशा में घुमाना है तो कोई दो फेज आपस में बदल देंगे, कोई दो फेज आपस में बदल देंगे। ठीक है, ये बड़ी बड़ी अपने इसके बारे में सीख लिया। बाकी अभी थोड़ी देर में और पढ़ेंगे स्टेटर कैसे बनता है, और दो मोटरें आई, दोनों मोटरों में रोटर अलग अलग होता है, तो अपने पढ़ेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लगाओ आप, नंबर 2 हेडिंग अपनी रहेगी आज की, सिंक्रोनस गति, सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, हिंदी में लिखना चाहते हो लिख सकते हो तुल्यकालिक गति, और इंग्लिश में लिख लेना सिंक्रोनस स्पीड, तुल्यकालिक गति। ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस लेसन का बहुत ज्यादा, सिंक्रोनस स्पीड। इसी से अब 2-4 टॉपिक और निकलेंगे और वो सारे इंपॉर्टेंट है, कोई क्वेश्चन आ सकता है तो समझना सिंक्रोनस स्पीड क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टेटर है, स्टेटर में अपने 3 फेज की सप्लाई देंगे, 3 फेज की सप्लाई देंगे तो स्टेटर का जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा वो घूमने वाला होगा ना, घूमेगा वो चुंबकीय क्षेत्र। तो अपने उसको कोई मीटर लगाकर तो पता कर नहीं सकते भी किस गति से वो घूम रहा है चुंबकीय क्षेत्र। उसको ज्ञात करने के लिए, उस गति को ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला है। लेकिन जिस गति पर स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र घूमेगा उस गति को क्या कहा जाएगा, बस। जिस गति पर स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र घूमता है, प्रश्न आ जाए कि सिंक्रोनस स्पीड क्या है, स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र की स्पीड, रोटर के चुंबकीय क्षेत्र की स्पीड, स्टेटर व रोटर के बीच सापेक्षिक गति, ऐसा कुछ भी प्रश्न आ जाए तो क्या उत्तर दोगे, स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र की स्पीड। ओनली फॉर स्टेटर का जो चुंबकीय क्षेत्र घूम रहा है ना, उसको ज्ञात करने वाली जो स्पीड है वो कौन सी स्पीड है, तुल्यकालिक गति। लिख लो, लिखो, जिस गति पर स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र घूमता है, जिस गति पर स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र घूमता है, जिस गति पर स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र घूमता है वह सिंक्रोनस गति कहलाती है, वह सिंक्रोनस गति कहलाती है। एक एक पॉइंट को पूरा ध्यान से समझ कर लिखना है भी हम क्या लिख रहे हैं, हमें पता होना चाहिए। ऐसा नहीं जो मैंने बोला और आपने लिख लिया बस। जिस गति पर स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र घूमता है उसे सिंक्रोनस गति कहते हैं। ठीक है, अब इसको नापने के लिए देखो कोई मीटर नहीं लगा सकते अपने, सीधा सा एक फार्मूला है, फार्मूला लगाओ और पता चल जाएगा। फार्मूला लिख लेना ns, ns का मतलब समझ लो पहले, s का मतलब सिंक्रोनस, n का मतलब स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड याद करनी है तो f × 120 बटा p, बस ये फार्मूला लिखो और पता चल जाएगा कि सिंक्रोनस स्पीड कितनी है। f का मतलब सभी जानते हैं फ्रीक्वेंसी, और p का मतलब स्टेटर में कितने पोलों की संख्या है। ठीक है, अब 4 या 5 चीजों के रट्टे मारने हैं आपको, बता देता हूं किसका क्या, किसी का रट्टा मारना है। देखो, यदि नंबर 1, यदि फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, कितनी हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, 50 हर्ट्ज, और पोल की संख्या है 2, कितनी पोल की संख्या है, 2।
तो सिंक्रोनस गति कितनी होगी 3000 आरपीएम। आरपीएम का मतलब 1 मिनट में 3000 राउंड होंगे, 3000 बार पोल बदलेंगे। तो F इंटू 120 बटा में P, F का मान कितना 50 रखा, P का मान कितना रखा 2 से 120 को काट दिया मैंने, कितने पर कटा 60 को 50 से गुणा किया कितना आया। वैसे तो रट्टा मारकर याद ही रखना है, सीधा आपको करके नहीं देखना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज का सवाल आता है तो आप टाइम खराब मत करना, वरना फार्मूला में सवाल रखोगे आंकड़े तो उत्तर आ जाएगा। लेकिन 50 हर्ट्ज और 2 पोल के सीधा याद रखो कितना आरपीएम 3000। दूसरा, क्योंकि हमने बाद में फ्रीक्वेंसी कितनी रहती है 50 हर्ट्ज वाले तो याद ही होनी चाहिए आपको। यदि पोल की संख्या 4 कर दी, पोल ज्यादा कर दिए, डबल कर दिए पोल, तो गति आधी रह जाएगी कितनी 1500 आरपीएम। तो 4 पोल के लिए भी याद रखना आपको। फिर तीसरा 6 पोल के लिए याद रखना आपको, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज और पोल कितने 6। देखो इससे 3 गुना पोल बढ़ गए तो गति 3 गुना घट जाएगी, पोल बढ़ने से गति हमेशा घटती है, तो 3 गुना गति घट गई मतलब 1000 आरपीएम। और अंतिम याद रख लेना कि यदि फ्रीक्वेंसी तो है 50 हर्ट्ज और पोल है इस बार 8, तो यानी 4 गुना बढ़ गए पोल, तो गति भी 4 गुना घटा दो 750 आरपीएम। तो 4 चीजें हैं, ये पता होनी चाहिए आपको, एनी टाइम याद रहनी चाहिए। आप निकालोगे नहीं, 50 रखा या 4 रखा तो उत्तर तो 1500 ही आना है, लेकिन इनके लिए आप 50 हर्ट्ज के लिए याद रखो सीधा ही। बाकी 60 हर्ट्ज आ जाए 70 आ जाए तब तो फिर सूत्र लगाना पड़ेगा, लेकिन 50 के लिए तो याद रख लो आप, ठीक है। लिख लो ये फटाफट। कल पूछूंगा ये 50 हर्ट्ज 4 पोल है तो गति कितनी आएगी, आपको निकाल के नहीं बताना, सीधा इसका याद होना चाहिए। हाँ डाउट लगे आपको खुद पर भी या गलत ना हो मैं कहीं, तो फिर निकाल कर देख लेना चाहिए। होगी सिंक्रोनस स्पीड, पता चल गया सबको सिंक्रोनस स्पीड कौन सी स्पीड है। 2 नंबर लिखो, एक तो तुल्यकालिक गति होगी सिंक्रोनस स्पीड, दूसरी लिखो रोटर स्पीड या रोटर गति। नंबर 2 अपना पॉइंट लगाना, रोटर गति एक सिंक्रोनस गति हो गया, 2 नंबर लिखो रोटर गति। रोटर गति, तो देखो रोटर गति मतलब बनता है जिस गति पर रोटर घूमता है, तो वो गति तो आप सभी जानते हो, आपने प्रैक्टिकल भी किया होगा। आपकी लैब के अंदर एक टेकोमीटर होता है, उस टेकोमीटर को आप रोटर की शाफ्ट के साथ जोड़ देते हो, जिस गति पर रोटर की शाफ्ट घूमती है उसी गति पर वो टेकोमीटर घूमने लग जाता है और बता देगा रोटर की स्पीड क्या है, ठीक है। उसको ज्ञात करने के लिए कोई फार्मूला नहीं चाहिए आपको, सीधा एक मीटर आता है, कौन सा टेकोमीटर। तो लिख लो रोटर गति, जिस गति पर मोटर का रोटर घूमता है, जिस गति पर मोटर का रोटर घूमता है वह रोटर गति कहलाती है। वह रोटर गति कहलाती है। इसे टेकोमीटर द्वारा, टेकोमीटर या स्पीडोमीटर भी बोल देते हैं कई बार, ठीक है। तो टेकोमीटर या स्पीडोमीटर द्वारा ज्ञात करते हैं, स्पीडोमीटर द्वारा ज्ञात करते हैं। तो ये होगी रोटर गति। उसके बाद ये भी आरपीएम में होगी। आरपीएम का मतलब समझते हो ना, राउंड पर मिनट या रेवोल्यूशन पर मिनट, है ना, चक्कर प्रति मिनट। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लगाना स्लिप, स्लिप SLIP स्लिप। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी अपनी स्लिप। देखो स्लिप क्या चीज है, होता क्या है, आप स्टेटर में सप्लाई देते हो, स्टेटर का एक चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, ठीक है।
उस चुंबकीय क्षेत्र की गति को हम क्या कौन सी गति बोलते हैं? सिंक्रोनस गति। उस गति के कारण रोटर पर कुछ घुमाव बल अनुभव होता है, रोटर घूमने लग जाता है, रोटरी गति कौन सी कहलाती है? रोटर गति। सामान्यतः क्या होता है सभी मोटरों के अंदर जितनी सिंक्रोनस गति होती है उतनी रोटर गति कभी भी नहीं होती। जितनी सिंक्रोनस गति है ना, अब समझ में आ रहा है सिंक्रोनस गति कौन सी गति है? बार बार ये तो नहीं बोलो कि स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र की गति, सीधा बोल सकते हैं सिंक्रोनस गति। जितनी सिंक्रोनस गति है उतनी रोटर गति कभी भी नहीं होती। रोटर गति सदैव ही क्या होती है? कम होती है। तो इन दोनों का जो अंतर है सिंक्रोनस गति माइनस रोटर गति क्या कहलाता है? ठीक है, स्लिप का प्रतीक होता है एस। तो जितनी स्टेटर गति है माइनस रोटर गति, ये कहलाता है स्लिप। पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए परिभाषा होती क्या स्लिप की। उसके बाद स्लिप को हिंदी में क्या बोलते हैं? फिसलना, है ना। यानी कितनी गति फिसल गई। स्टेटर ने बनाई तो इतनी गति थी 1500, लेकिन रोटर के पास पहुंची है 1200 आरपीएम पर घूम रहा है, तो कितनी स्लिप हो गई? 300 आरपीएम। लेकिन सामान्यतः अपने स्लिप ज्ञात करते हैं परसेंटेज के अंदर, ठीक है। तो परसेंटेज को ज्ञात करते हैं तो सीधा एक फार्मूला है, देखो सिंक्रोनस गति या स्टेटर गति को हम बोलते हैं एनएस, एन के पेयर में एस, एस का मतलब सिंक्रोनस, एन माने स्पीड। इसी प्रकार रोटर को क्या बोलेंगे? एन आर, रोटर गति बटा में एनएस गुणा में, इसे अपने बोलते हैं एब्सोल्यूट स्लिप या परसेंटेज स्लिप, ठीक है। एब्सोल्यूट स्लिप हमने इसको परसेंटेज में निकाल लिया, तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या फार्मूला है? सिंक्रोनस गति, जिस गति पर चुंबकीय क्षेत्र घूमा, ये गति या तो आपको बताई जाएगी या आपको निकालनी पड़ेगी। इसको निकालने के लिए गौरव कुमार कौन सा फार्मूला लगाएंगे? शाबाश। ये गति सदैव ही आपको बताई जाएगी। रोटर गति को निकालने का कोई फार्मूला नहीं है, सीधा ये आपको बताई जाएगी। और ये तो आपने याद कर ही लिया सिंक्रोनस गति, तो इसमें डिवाइडेशन करके और स्लिप निकाल लेना, ठीक है। अब कई बार क्या होता है स्लिप का मान बताया जाता है, स्लिप का मान बताया जाता है, स्टेटर की गति भी बताई जाती है या आप ज्ञात कर सकते हो। रोटर गति ज्ञात करनी पड़ती है कई बार, तो वजन गुणा करके वो भी कर सकते हो आप, ठीक है ना। कैसे कर सकते हो उसके लिए एक फार्मूला और बनाते हैं अभी अपने। देखो परसेंटेज को छोड़ो, है ना, हम क्या अभी याद करना चाह रहे हैं, रोटर गति का फार्मूला निकालना चाहे इसी से। तो देखो कैसे बना सकते हैं, ध्यान से समझना। ns बटा ns, या एक काम करते हैं वज्र गुणा कर देते हैं, है ना। वज्र गुणा करो, s का गुणा किसके साथ में हो गया? ns के साथ में। और ns माइनस nr का गुणा किसके साथ में हो गया? a के साथ में। कितनी समझ में आ गई बात? nr आपको ज्ञात करना है, रोटर स्पीड का फार्मूला निकालना चाह रहे हैं हम, तो ये तो माइनस में है और हमें क्या चाहिए? ये गति पॉजिटिव में चाहिए, तो इसको आप कहां लेके आओगे? इधर लेके आ जाओ, तो पॉजिटिव में हो जाएगी गति ये ns। ये इधर पॉजिटिव का उधर जाकर किसका हो गया? माइनस का। उसके बाद दोनों में से कॉमन क्या रहा बताओ? ns। इधर क्या बचा? एक बचा, क्योंकि ns तो कॉमन ले लिया, ns ही था, ns में से ns कॉमन ले लिया, क्या बचा? एक। इधर s माइनस s गुना ns से ns कॉमन आ गया, तो क्या बचा? s। ये nr का ये फार्मूला पूछा गया है एक बार कंपटीशन के अंदर, सीधा फार्मूला ही पूछा था कि रोटर गति याद करने का 3 फेज मोटर में क्या फार्मूला है। ये रहा ns ब्रैकेट 1 माइनस s, या उल्टा भी बोल सकते हो 1 माइनस s गुना में ns। ns माने सिंक्रोनस गति, nr माने रोटर गति, s माने स्लिप। ये परसेंटेज में बताए तो बटा में 100 लगा देना, ठीक है। ये हो गया रोटर गति याद करने का। फिर ध्यान देना स्लिप का मान अधिक से अधिक कितना हो सकता है? 100%। तो या तो 100% ऑप्शन में होगा या क्या होगा? 1। और सामान्यतः क्या होता है, मोटर जब चल जाती है ना, मोटर सही ढंग से चल रही है और 15-20 मिनट हो गए या 5-6 मिनट भी हो गए मोटर को चलते हुए, उस टाइम स्लिप बिल्कुल ही घट जाती है। तो स्लिप का मान पूछा जा सकता है, कितना रह जाता है मोटर चलने के बाद में? 2% से 5%, इतनी सी स्लिप रह जाती है। यानी सिंक्रोनस गति और रोटर गति में परसेंटेज में कितना अंतर आया? 2% से 5%। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है आपसे।
समझ में आ गई बात? बाकी लिखो और समझ में आएगा। स्लिप आपने हेडिंग लगाई, इसके बारे में पहले परिभाषा लिखो। आप लिखो स्लिप की डेफिनेशन लिखना, सिंक्रोनस गति, सिंक्रोनस गति व रोटर गति का अंतर स्लिप कहलाता है। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट लिखो, फार्मूला लिख लो सीधा, एब्सोल्यूट स्लिप, ये लिख लेना एब्सोल्यूट स्लिप है ना, ये P है, थोड़ा देख लेना P है एब्सोल्यूट स्लिप, इसका फार्मूला लिख लेना आप NS माइनस NR बटे NS गुणा में 100। ये परसेंटेज में याद कर दी हमने, और लगभग परसेंटेज में पूछते हैं आपसे हमेशा ये परसेंटेज में आ गई। उसके बाद में ये थोड़ा सा डेरिवेशन सा लिख लेना आप, रोटर गति ज्ञात करने का सूत्र, ये रोटर गति ज्ञात करने का सूत्र है, थोड़ा सा इसको आप डेरिवेट यहां तक लिख लो, क्या पता कभी कोई फार्मूला ही पूछ ले दोबारा फिर से। वैसे आप निकाल सकते हो, कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी याद रहना चाहिए आपको। रोटर गति निकालनी हो तो 1 माइनस S गुणा में NS, इसको डब्बे में बंद कर लेना लास्ट में। ठीक है, यहां तक हो गया सबका। इसके बाद लिखो नेक्स्ट, पॉइंट नहीं है, इसी के अंदर स्लिप में लिख रहे हैं अपने, लिखो ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, चलो मैं बता देता हूं। मान लो मोटर क्या है, आपने सप्लाई दे दी मोटर को, है ना, और मोटर अभी स्टार्ट होने लगी है, सप्लाई दी, ऐसा तो है नहीं सप्लाई देते मोटर का जो रोटर स्पीड से घूमने लग जाएगा, सप्लाई देते तुरंत घूमने लग जाएगा, ऐसा तो नहीं होता। पंखे का बटन दबाते तो पंखा भी टाइम लेता है ना पूरी अपनी मैक्सिमम स्पीड तक जाने के लिए, हर मोटर टाइम लेती है। तो शुरू में जब आप जब बटन दबाते हो या एमसीबी ऑन करते हो 3 फेज मोटर की, चाहे कौन सी भी मोटर है, तो उसको स्पीड पकड़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है। यानी शुरू में रोटर गति कितनी होती है, 0 के आसपास होती है, फिर 0 फिर 20 30 इतनी भी जानी होती है उतनी चली जाती है। तो प्रश्न आता है कि जब मोटर प्रारंभ होती है उस समय स्लिप का मान कितना होता है? 100%। सीधा रट्टा मार के रखोगे 100%। कैसे आया 100%? भाई एनआर का मान शुरू में कितना है? 0 है, क्योंकि अभी वो स्टार्ट होने वाली है मोटर प्रारंभ में, ये तो 0 है। ये मान लो, कुछ भी मान लो, 100 मान लो, चलो आप 100 माइनस 0 कितना होता है? 100 बटा में क्या है? 100 से 100 कैंसिल, कितना आया? 100। तो 100% आ गया ना। तो प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है कि जब मोटर प्रारंभ हो रही होती है उस समय स्लिप का मान कितना होता है? 100%। तो लिख लो, जब मोटर प्रारंभ हो रही होती है, जब मोटर प्रारंभ हो रही होती है तो उस समय स्लिप का मान 100% होता है। ये बिल्कुल स्टार्टिंग टाइम की बात कर रहे हैं, एकदम जब मोटर की एमसीबी ऑन की है तुरंत उसी टाइम की बात हो रही है। जैसे जैसे रोटर गति बढ़ती जाएगी वैसे स्लिप का मान घटता जाता है। प्रश्न आ जाए कि रोटर गति बढ़ने से स्लिप का मान क्या होता है, तो घटेगा ना। सबको पता चल रहा है यहाँ फार्मूला से, रोटर गति बढ़ेगी स्लिप का मान क्या होगा? घटेगा ही, धीरे धीरे घटता जाएगा। लास्ट में कितना रह जाएगा? 2% से 5%। शुरू में 100% था, बाद में 2 से 5%। तो लिख लो, नंबर आगे वाला पॉइंट लिखो, जैसे जैसे रोटर गति का मान बढ़ेगा, जैसे जैसे रोटर गति का मान बढ़ेगा वैसे वैसे स्लिप का मान घटता जाता है। तथा मोटर पूर्ण स्टार्ट हो जाने पर वैसे स्लिप का मान घटता जाता है। तो आप इसको ना ऐसा भी लिख सकते हो, स्लिप इज प्रोपोर्शनल टू 1/nr, ये भी लिख सकते हो। यानी रोटर स्पीड बढ़ेगी तो स्लिप घटेगी, ऐसा भी लिख सकते हो, एक ही बात है। यानी स्लिप और रोटर गति व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है ना।
वो कौन से भी फार्मूले से हम निकाल सकते, कोई वो है नहीं। आपने क्या लिखा लास्ट में, अभी तक क्या लिखा? वैसे स्लिप का मान घटता जाता है और मोटर पूर्ण प्रारंभ हो जाने के पश्चात, और मोटर प्रारंभ हो जाने के पश्चात स्लिप का मान 2% से 5% रह जाता है, यानी बिल्कुल ही घट गया, 2% से 5% रह जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में, 2% से 5% रह जाता है। फिर एक बात समझने वाली और थोड़ा सा माइंड लगाकर सोचने वाली बात ये है कि स्लिप का मान देखो क्या होता है, इंडक्शन मोटर की बात कर रहे हैं अपने, तो जीरो नहीं होता कभी भी, 0% नहीं होता। 0% कब होगा स्लिप का मान? जब रोटर गति और स्टेटर गति दोनों की गति क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तभी तो जीरो हो पाएगा। लेकिन नहीं होता, इंडक्शन मोटर में तो नहीं होता, वो लास्ट में घटकर इतना रह जाएगा, लेकिन जीरो नहीं होता कभी भी। तो प्रश्न आता है भी ऐसी कौन सी मोटर है जिसमें स्लिप का मान जीरो होता है? तो एक मोटर है जिसके अंदर स्लिप का मान जीरो होता है, तो नोट लगा के लिख लो, बाकी पूरे विस्तार से सीखेंगे। यहां से आपको याद रहेगा, नोट लगा के लिखिएगा कि 0% वाली, 0% स्लिप वाली, 0% स्लिप वाली मोटर सिंक्रोनस मोटर है। 0% स्लिप वाली मोटर सिंक्रोनस मोटर है। बस एक ही लाइन लिखनी है, क्योंकि स्लिप की बात चल रही थी तो मैंने स्लिप के बारे में, उसके बारे में थोड़ा बता दिया। बाकी सिंक्रोनस मोटर का अपने चैप्टर पढ़ेंगे तो उसको वहां देखेंगे। और ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अभी मैं सारे सवाल आपको दूंगा करने के लिए, लेकिन अभी तो आप समझते जाओ बस। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लगाना, स्लिप वाला टॉपिक थोड़ा सा कंप्लीट हो गया, और उसके बाद आप हेडिंग लगाओगे रोटर फ्रीक्वेंसी, रोटर आवृत्ति, हिंदी में बोलेंगे अंश स्लिप और स्लिप एक होती है। आंशिक स्लिप मैंने बोला ना, एब्सोल्यूट स्लिप, उसी का हिंदी में नाम आंशिक स्लिप है ना, अंशों के रूप में निकाल दिया आपने। नेक्स्ट आप लगाइएगा रोटर फ्रीक्वेंसी, रोटर फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट अपनी हेडिंग ये रहेगी। ठीक है, रोटर फ्रीक्वेंसी क्या है, सभी सुनो ध्यान से। स्टेटर में हमने सप्लाई दी, स्टेटर की फ्रीक्वेंसी हमको पता है भी 50 हर्ट्ज, हम सप्लाई दे रहे हैं तो 50 हर्ट्ज हमको पता है स्टेटर की फ्रीक्वेंसी। अब रोटर में भी तो ईएमएफ पैदा हुआ है ना, और डीसी पैदा हुआ है, एसी पैदा हुआ है, और एसी में तो हमेशा क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी को ज्ञात कैसे करेंगे, कोई मीटर थोड़ी लगाएंगे। मीटर कहाँ लगाएंगे अपने, फ्रीक्वेंसी मीटर सबने देखा है, दो तारें होती हैं, चलते रोटर में कहाँ दो तारें लगाओगे आप? सिंक्रोनस जो स्टेटर की जो फ्रीक्वेंसी वो तो ज्ञात कर लोगे, लेकिन रोटर में जो ईएमएफ उत्पन्न हुआ है उसकी फ्रीक्वेंसी कैसे ज्ञात करोगे आप? उसके लिए एक सीधा फार्मूला है। ठीक है, लेकिन पता होना चाहिए कि रोटर में भी फ्रीक्वेंसी पैदा होती है। ठीक है ना, तो वो कितनी पैदा होती है रोटर की फ्रीक्वेंसी, आप इसको बोल सकते हो रोटर एफ या एफ आर लिख सकते हो ना, एफ आर। एफ माने फ्रीक्वेंसी, आर माने रोटर की फ्रीक्वेंसी। इसका फार्मूला सीधा याद रखिएगा, स्लिप गुणा फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टेटर, एस माने स्टेटर, ये सीधा फार्मूला है। स्लिप कितनी हो रही है गुणा में स्टेटर की फ्रीक्वेंसी, तो ये रोटर फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। इसको आप नोट कर लेना, तो सीधा फार्मूला याद कर लो। स्लिप रिंग लगाकर तो ज्ञात कर सकते हैं, रोटर पर स्लिप रिंग लगा दें, हाँ, फिर तो ज्ञात कर सकते हैं मीटर से कि नहीं उसमें। फिर क्या कर सकते हैं, फिर उसके लिए अपने रोटर में वाइंडिंग करनी पड़ेगी, वाइंडिंग करके माउंट वाले में तो कर ही सकते हैं। माउंट वाले में कर सकते हैं। ठीक है ना, रोटर फ्रीक्वेंसी का सूत्र क्या हुआ, स्लिप गुणा में स्टेटर की फ्रीक्वेंसी। अब थोड़ा सा सोचते हैं और ध्यान से आप सुनना और मेरे को बताना। ठीक है, आप बताना मेरे को, क्या नाम था, रोहितास, आप बताना, थोड़ा सोचो, सुनना ध्यान से। जब मोटर शुरू में स्टार्ट हो रही होती है तब, मोटर शुरू में जब स्टार्ट हो रही होती है तब रोटर की फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए आपके हिसाब से?
सोचो ये फार्मूला आपके सामने पड़ा है, शून्य होगी। क्यों होगी, क्या कारण है रोटर की फ्रीक्वेंसी शून्य क्यों होगी? मनीष बता सकते हो क्या? बताओ। 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज कैसे? 50 हर्ट्ज सर जी स्लिप तो 100% ही होगी फिर तो स्टार्टिंग में तो। हाँ, उस फ्रीक्वेंसी के मान सर 3 फेज का सर जो 50 हर्ट्ज ऐसे का मान 50 हर्ट्ज से कम नहीं हो सकती फ्रीक्वेंसी कभी भी। हो सकती है। तो ये 50 हर्ट्ज क्यों बोला आपने? नॉर्मल सर स्टार्टिंग में तो मान इसका फ्रीक्वेंसी का एक ही होता है। हाँ, पर अपने ये थोड़ी बोलेंगे कि 50 हर्ट्ज। प्रदीप कुमार समझ में आया क्या कि शुरू में जब मोटर प्रारंभ हो रही होती है उस समय रोटर की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? स्टेटर फ्रीक्वेंसी के बराबर। स्टेटर फ्रीक्वेंसी के बराबर बोलेंगे, 50 हर्ट्ज थोड़ी बोलेंगे। 50 हर्ट्ज तो तब बोलेंगे ना जब उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज हमको बताई जाए। देखो शुरू में स्लिप कितनी होती है, मोटर स्टार्ट होती है जब 100%। आपने लिखा ना, ये तो 100% हो गया, तो 100/100 कितना हुआ? 1। उसको छोड़ो, क्या बचा? 50। स्टेटर की फ्रीक्वेंसी। तो स्टेटर फ्रीक्वेंसी रोटर फ्रीक्वेंसी शुरू में क्या होती है? बराबर होती है शुरू में जब मोटर चलती है, लेकिन जैसे जैसे मोटर चलती जाएगी ना वैसे वैसे रोटर की फ्रीक्वेंसी घटती जाती है। ठीक है ना? बाद में जो रोटर फ्रीक्वेंसी वो धीरे धीरे घटती जाएगी। तो आप लिख लो, नंबर 1 पॉइंट लगा दो, या जैसे कि लिखना लिख लो, जब मोटर प्रारंभ हो रही होती है, ये बिल्कुल स्टार्टिंग टाइम की बात कर रहे हैं, जब मोटर प्रारंभ हो रही होती है तो उस समय स्लिप का मान 100% होने के कारण, स्लिप का मान 100% होने के कारण रोटर फ्रीक्वेंसी व स्टेटर फ्रीक्वेंसी बराबर होती है। रोटर फ्रीक्वेंसी व स्टेटर फ्रीक्वेंसी बराबर होती है। और नेक्स्ट पॉइंट, 100% होने के कारण रोटर फ्रीक्वेंसी व स्टेटर फ्रीक्वेंसी बराबर होती है, दोनों फ्रीक्वेंसीज बराबर होती है। सर इस सूत्र में स्लिप परसेंटेज में लेनी है? हाँ, इस उत्तर में स्लिप हमको परसेंटेज में ही लेनी है। अच्छा एक बात और सुनो, चलो मैं क्वेश्चन दूंगा तो उससे आपको ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने लग जाएंगे। हाँ, नेक्स्ट आगे वाला पॉइंट लिखना, जैसे जैसे रोटर गति प्राप्त करता है वैसे वैसे, जैसे जैसे रोटर गति प्राप्त करता है वैसे वैसे रोटर फ्रीक्वेंसी घटती जाती है, वैसे वैसे रोटर फ्रीक्वेंसी घटती जाती है। स्लिप बढ़ गई इसलिए सर? स्लिप बढ़ नहीं रही, स्लिप भी घट रही है। तो रोटर फ्रीक्वेंसी और स्लिप दोनों समानुपाती है, ठीक है ना? ध्यान रखना इस बात का। रोटर गति प्राप्त करते हैं वैसे 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 रोटर की फ्रीक्वेंसी घटती जाती है। समझ में आ रहा है दीनदयाल क्या टॉपिक कर रहे हैं, क्या आपको समझ रहे हैं? रोटर फ्रीक्वेंसी। हाँ, रोटर फ्रीक्वेंसी कर रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट चीज है। चलो अब मैं एक क्वेश्चन कर देता हूँ आपको, उस क्वेश्चन में जो जो आंकड़े बताए गए वो सारे आंकड़े आपको याद करने हैं। फार्मूला आपको दिया हुआ है ना, चलो लिखो क्वेश्चन। लिखो, एक 3 फेज मोटर, एक 3 फेज मोटर जो कि जिसे लिखना, जिसे 400 वोल्ट 60 हर्ट्ज सप्लाई से जोड़ा गया है, 60 हर्ट्ज सप्लाई से जोड़ा गया है, 400 वोल्ट 60 हर्ट्ज सप्लाई से जोड़ा गया है। यदि रोटर गति यदि रोटर गति 1500 आरपीएम है तथा स्टेटर पोलों की संख्या 4 है, तो निम्न ज्ञात करें। स्टेटर पोलों की संख्या 4 है तो निम्न ज्ञात करें। नंबर 1 पॉइंट याद करना है सभी को, स्लिप।
नंबर 2 ज्ञात करना है रोटर फ्रीक्वेंसी। चलो करो। सोलह पॉइंट छः 16.4 परसेंटेज में आ रही है। रोटर फ्रीक्वेंसी क्या करोगे? निन्यानवे 99 रोटर गति रोटर गति तो बता रखी है मैंने, रोटर फ्रीक्वेंसी 99। रोटर फ्रीक्वेंसी क्या करोगे? स्लिप 300 है 300 का भी वही स्लिप तो 1800 1800%। 100% से तो ऊपर का ही सिंक्रोनस नहीं। गति है ऐसा। गति। 18 सिंक्रोनस गति है। मैं से नहीं पूछ रहा हूँ। सीधे 16.4 इतना टाइम कैसे लग रहा है? इतने टाइम में तो 7-8 सवाल हो जाते हैं। सिंक्रोनस गति याद कर लो फटाफट। सिंक्रोनस गति में से रोटर गति घटाकर और बटे में सिंक्रोनस गति लगाकर स्लिप याद कर लो। जो स्लिप आए उसको स्टेटर फ्रीक्वेंसी से गुणा कर देना बस। स्लिप आ गई पहले तो। अब उस स्लिप को गुणा कर दो 16.66 बटे 100 गुणा में 60 हर्ट्ज है तो 60 हर्ट्ज है तो 36 3 3 3 9.99 हर्ट्ज आ जाएगी। ये रोटर की फ्रीक्वेंसी है। 2 मिनट का सवाल नहीं, आप इतना टाइम कैसे लगा रहे हो बताओ? ये याद तक किया क्या सबने? स्टेटर की गति तो आप सबने याद कर ली होगी 1800 आरपीएम। 1800 आ गया, 1500 दिया है बटे में 1800 गुणा में 100। इसको हल ही तो करना है। हल करने के बाद 16.66 आ जाएगा। उस 16.66 को आप 60 से गुणा कर देना।
बटे में 100 जरूर लगाना है क्योंकि आपने परसेंटेज में याद करी है ये। और कई बार स्लिप पॉइंटों में दी होती है, तो पॉइंटों में दी है इसका मतलब बनता है उसने परसेंटेज निकाल कर ही बता दिया सीधा ही। जैसे ऐसे बता दिया जाए कि एक कोई मोटर जिसकी स्लिप का मान 0.04 है ना, तो इसका मतलब कितनी परसेंट स्लिप है वो 4% स्लिप है। 4% है, बटा में क्या लगाओगे 100, तो 4 में 100 का डिवाइड करोगे कितना है 0.04 है ना। तो कई बार वैसे सीधा ही दिया होता है 0.04 0.05, इसका मतलब उसने परसेंटेज निकाल कर बताया आपको सीधा। आ गया समझ में ये सवाल? एक सवाल और करो जल्दी जल्दी करो, इसी का ही देता हूं। लिखो एक थ्री फेज 400 वोल्ट 80 हर्ट्ज वाली मोटर में स्लिप का मान 0.05 है। स्लिप का मान 0.05 है। यदि पोलों की संख्या क्या विषम में हो सकती है क्या? विषम संख्या में, जैसे 1 3 4 है ना, 1 3 5 ऐसे नहीं होती, कभी सम संख्या में होती है। यदि पोलों की संख्या कर लो, आप कर लो, कितनी करोगे 6 कर लो। पोलों की संख्या 6 है तो रोटर गति ज्ञात करो। चलो रोटर गति ज्ञात करके बताओ इस बार। स्लिप आपको बताई गई है। रोटर गति ज्ञात करने का मैंने फार्मूला डायरेक्ट ही लिखा है एक, वो आप ध्यान से करोगे तो और सिंपल पड़ेगा। RPM 1520 उत्तर आएगा इसका। सबका उत्तर आ गया 1520 और सबको समझ में भी आ गया होगा ना। आपने वो फार्मूला लगा लेना, रोटर गति बराबर सिंक्रोनस गति गुणा में 1 माइनस s। तो 1 माइनस s का मान 0.04 है, तो 1 माइनस 0.04 करके 0.96 आएगा। 0.96 इनटू में वो ns आपने याद करी दी होगी, तो उत्तर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो यहां तक अपना ये 3 फेज मोटर वाला जो लेसन है वो आ गया है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लगाओ आप सभी, लगा लेना घुमाव शक्ति। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टॉर्क। घुमाव शक्ति यानी कि टॉर्क। जब कभी भी मोटर की बात आएगी, चाहे कौन सी भी मोटर है, डीसी है चाहे एसी है, टॉर्क के बिना बात हो ही नहीं सकती। टॉर्क है
वो ही पता लगाएगा कि कौन सी मोटर यूज में लेनी है, कौन सी नहीं लेनी। ठीक है, देखो ध्यान से समझना क्या है टॉर्क। ये अपने डीसी मोटर में भी आएगा। अब एसी की मोटर आ गई है तो एसी मोटर में बार बार ये नाम आएगा टॉर्क का। आगे सिंगल फेज की मोटर आएगी तो वहां भी नाम आएगा, सिंक्रोनस मोटर आएगी वहां भी नाम आएगा इस टॉर्क का। क्या है टॉर्क? देखो ये मान लो कोई मोटर है, ठीक है, ये इसकी बाहर साफ ये देखिए यहां पर एक 3 फेज की मोटर है और इसकी ये साफ्ट है बाहर। यहां आपने इसके साथ में कोई ना कोई लोड जोड़ दिया, लोड जोड़ दिया, तो लोड जोड़ने के बाद में इस टर्मिनल बॉक्स पे जैसे ही आप सप्लाई दे दोगे तो रोटर इसका घूमेगा ना, साफ्ट घूमेगी, तो साफ्ट घूमेगी तो लोड को भी घुमा देगी इसके साथ साथ में, है ना, लोड को घुमा देगी। तो लोड को घुमाने के लिए जो साफ्ट जो बल लगाती है, लोड को घुमाने के लिए जो बल लगाती है, वो बल कौन सा बल कहलाता है? घुमाव बल या घुमाव शक्ति, या इंग्लिश में बोलते हैं टॉर्क। लोड को घुमाने के लिए एक कोई मोटर द्वारा लगाया गया घुमाव बल माने घुमाने के लिए लगाया गया बल क्या कहलाता है? टॉर्क कहलाता है। और कोई भी लोड होता है उसको शुरू में घुमाना थोड़ा सा मोटर को मुश्किल लगता है, ठीक है ना, तो शुरू में घुमाना मुश्किल लगता है। और एक बार जब लोड घूमने लग गया उसके बाद तो फिर लोड मतलब ये मोटर घूमती रहेगी तो लोड भी घूमता रहेगा उसके साथ साथ में। तो हमेशा मोटर जब ली जाती है तो पता लगाया जाता है कि उस मोटर का टॉर्क क्या है। और टॉर्क हमेशा कौन सा काम में आता है? स्टार्टिंग टॉर्क। कौन सा टॉर्क? स्टार्टिंग टॉर्क। रनिंग टॉर्क का महत्व नहीं है। स्टार्टिंग का मतलब एक बार लोड को स्टार्ट करवाने के लिए जो टॉर्क चाहिए वो किस मोटर में जाता है, तो उस मोटर को महत्वता दी जाती है। ठीक है, टॉर्क का जब कभी भी नाम आएगा ना तो मोटरों में आता है लगभग। दोबारा सुन लो, टॉर्क क्या है? कोई भी लोड को घुमाने के लिए कोई भी मोटर द्वारा जो बल लगाया जाता है वो टॉर्क कहलाता है। टॉर्क हमेशा कौन सा यूजफुल है? स्टार्टिंग, क्योंकि एक बार जब मोटर स्टार्ट हो गई उसके बाद रनिंग टॉर्क का कोई महत्व नहीं है, उसके बाद तो चलती रहेगी मोटर और लोड भी घूमता रहेगा। कोई भी आप एग्जांपल ले लो, चाहे कोई भी एग्जांपल, जैसे ट्रेन का एग्जांपल लो, एक बार उसको चलाना मुश्किल है और एक बार जब ट्रेन चलने लगी उसके बाद उसके टॉर्क की उतनी आवश्यकता ही नहीं है, फिर तो वो लोड जो है वो रोटेट हो ही रहा है। ठीक है, तो हमेशा कौन सा टॉर्क यूज में आना चाहिए? स्टार्टिंग टॉर्क का महत्व है। फिर इसका कुछ फार्मूला है, ठीक है, पूरे विस्तार से सीखेंगे डीसी मोटर में। और मेरी क्लास भी पड़ी है यूट्यूब पर, उसमें मैंने टॉर्क की एक स्पेशल क्लास भी लगाई थी, तो उसमें मैंने पूरा फार्मूला डेरिवेट करके बताया था कि टॉर्क का फार्मूला कैसे बनता है। लेकिन एसी मोटर में आप सीधा टॉर्क का फार्मूला याद रखोगे, टॉर्क बराबर मोटर की bhp गुणा में 60 गुणा 735.5 अपॉन 2πn। और टॉर्क का मात्रक आप सभी जानते हो क्या? न्यूटन मीटर। ये पूछा गया है बहुत बार, टॉर्क का क्या मात्रक होता है? न्यूटन मीटर। न्यूटन माने बल का मात्रक है और मीटर किसका मात्रक है? दूरी का, कोई बल लगाकर कितनी दूरी तक घुमा सकता है, तो वो है टॉर्क। bhp का मतलब बनता है ब्रेक हॉर्स पावर, यानी मोटर की जो हम बोलते हैं ना कितनी शक्ति है, वो शक्ति किसमें नापते हैं? bhp में। n का मतलब उस मोटर की स्पीड क्या है, रोटर गति क्या है, वो रोटर गति यहाँ पर आती है। तो यहाँ से समझ में क्या आया? जिस मोटर की एचपी ज्यादा होगी उसमें टॉर्क भी क्या होगा? ज्यादा। तो अपने बोलते हैं ना कि अपने घरों में तो कोई 0.5 एचपी की 0.6 एचपी की मोटर होती है, बड़ी 3 फेज वाली जो मोटर होती है उसकी एचपी बहुत ज्यादा होती है। क्यों अपने ज्यादा एचपी वाली मोटर लेते हैं? क्योंकि हमें क्या चाहिए? टॉर्क ज्यादा चाहिए। हमेशा टॉर्क की वैल्यू है, स्पीड की वैल्यू नहीं होती। कभी ऐसे थोड़ी बोलते हैं भी अपने बाजार से कभी मोटर लेने जाते हैं तो ये थोड़ी बोलते हैं कि इस मोटर की स्पीड कितनी है। हमेशा किसकी महत्वता दी जाती है? टॉर्क की। कहीं से बहुत गहराई से पानी उठाना है तो वहां पर क्या चीज काम में आएगी? टॉर्क। हमेशा ही टॉर्क काम में आता है। तो टॉर्क का फार्मूला ये रहा, जितनी ज्यादा एचपी की मोटर होगी उसमें उतना ज्यादा ही टॉर्क होगा। फार्मूला बना कैसे है? बहुत सिंपल है, लेकिन वो याद नहीं करना, थोड़ा प्रोसेस है, समझ में आ जाता है कि कैसे बना ये फार्मूला, लेकिन आपको याद रखना सीधा ही। ठीक है, चलो लिखो, आप घुमाव शक्ति के बारे में लिखो। देखो किसी भी मोटर, क्योंकि एसी है चाहे डीसी, दोनों में होता है ये,
किसी भी मोटर में लोड को घुमाने के लिए जो शक्ति लगाई जाती है उसे टोरक कहते हैं, उसे टोरक कहते हैं। टोरक का मात्रक न्यूटन मीटर है। न्यूटन को एन से दिखाते हैं, बड़ा एन, और मीटर को छोटा एन, तो एन एम लिख सकते हो आप। टोरक का मात्रक न्यूटन मीटर है। ठीक है, आप एसी मोटर के अंदर ये फार्मूला लिख लो। हम एसी की मोटर पढ़ रहे हैं तो ये फार्मूला लिख लो। डीसी की मोटर में फार्मूला कुछ अलग होगा, तो वहां कुछ अलग देखेंगे। ठीक है, ऐसे लिख लेना, टी एस एच लिख लेना इसके पैर में। एस एच माने शाफ्ट। शाफ्ट में जो मिलता है बीएचपी गुणा 60 गुणा 735.5 अपॉन 2 पाई एन। ठीक है, एन का मतलब है यहाँ पर घूर्णन गति। कहीं आप एन का मतलब टर्नों की संख्या मत ले लेना, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर लेसन अभी भी खत्म किया है, तो आप एन का मतलब टर्नों की संख्या समझने लगो और सोचो कि हमें तो टर्नों की संख्या बताई नहीं गई। तो एन का मतलब है घूर्णन गति, और रोटर की घूर्णन गति है, सिंक्रोनस गति भी नहीं है। याद कर लोगे फार्मूला, bhp इंटू 60 इंटू 735.5 बटे 2 पाई एन। bhp को 735.5 से जब गुणा कर दिया जाता है, जैसे इस फार्मूला में किया जा रहा है, तो गुणा जब कभी bhp को इससे गुणा कर देते हैं तो दीपक कुमार बता सकते हो क्या आ जाता है? bhp को 735.5 से गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है? IHP प्राप्त होता है। गौरव कुमार क्या प्राप्त होता है पता है? मनीष कुमार पता है? सुशील कुमार पता है? आवासी शक्ति किलोवाट प्राप्त होता है, वाट प्राप्त होता है? पहले तो सोचो। सर वाट या उसकी बड़ी इकाई किलोवाट होगी। bhp को अगर 735.5 से गुणा करेंगे तो एक प्राप्त होगा, तो वाट प्राप्त होगा या किलोवाट प्राप्त होगा? किलोवाट सर, किलोवाट प्राप्त होता है। जैसे एक bhp की मोटर है, एक hp की मोटर है, bhp माने hp समझ लो सीधा, है ना? एक bhp की मोटर है, वो कितने वाट की होगी फिर? 1 किलोवाट की। वाट की 1000 वाट को किससे गुणा करोगे? नहीं सर, सुन लो ध्यान से, bhp को कभी भी 735.5 से गुणा करते हैं तो क्या निकल कर आता है? वाट निकल कर आता है। वाट क्या है? वाट अपने इलेक्ट्रिकल में पावर की यूनिट है। पावर की इकाई क्या होती है? शक्ति की इकाई वाट। अपने घरों में बल्ब लेके आते तो बोलते हैं 10 वाट का 100 वाट का बल्ब चाहिए। कोई भी हर चीज की रेटिंग किसमें ली जाती है? पावर की वाट के अंदर ली जाती है। तो अगर आपको मोटर को 2 HP की मोटर है, उसको वाट में चेंज करना है तो किससे गुणा करोगे? 735.5 से। ये तो अपने मीट्रिक के अंदर है, और ब्रिटिश देशों के अंदर वहां 746 से गुणा करना पड़ता है। तो पता होना चाहिए 1 वाट में कितना bhp होता है, और इस प्रकार से कन्वर्जेशन आना चाहिए। तो ऐसे लिखना आपको कि वाट बराबर bhp गुणा में 735.5। ये फार्मूला लिखने के बाद ये लिख लेना। ये तो है अपने ब्रैकेट में, इसके आगे ब्रैकेट में लिखोगे, इसके आगे ब्रैकेट में लिख लेना मीट्रिक में, यानी भाप में तो ये चलता है मीट्रिक प्रणाली। ठीक है, ये अपने थोड़ा सा गलत बोल रहे हैं शायद। एक HP बराबर होता है 735.5 वाट, है ना? ठीक है, यहाँ पे एक रख देंगे तो आ जाएगा एक, नहीं उल्टा बोला हमने। नहीं सर, 1000 वाट बराबर 1 bhp होता है। ऐसे लिखोगे, ठीक है ना? ऐसा लिखो, मैं बताता हूँ। ऐसा लिखना है, 1 bhp बराबर 735.5 वाट, ऐसे लिखोगे। ये तो है मीट्रिक, यानी भारत के अंदर ये प्रणाली चलती है ना।
और 1 bhp बराबर 746 वाट लिखना आप, ये ब्रिटिश में है। ये लिख लेना, वैसे तो लिखवाएंगे आपको लेकिन फिर भी एक बार वो लिख लेना। अब देखो मैं क्या बताना चाह रहा था, ये दोनों लिख दिए ना आपने। अब मैं ये कहना चाह रहा था अगर 2 HP की मोटर बताई है और आपको वाट पता करना है, 2 HP को किससे गुणा करोगे 735.5 से, तो उत्तर किस में आएगा, वाट में ही आएगा। तो कई बार क्या होता है, जैसे पर्सन आता है उसमें मोटर की जो आउटपुट है वो वाट में बता देते हैं, HP में नहीं बताते। कई बार किस में बता देते हैं, वाट में। तो जब कभी भी मोटर की रेटिंग वाट में बता देना तब आपको 735.5 फिर नहीं लगाना है, तब मत लगाना। अगर मोटर की रेटिंग किसने बताई, तब तो 735.5 लगाना है टॉर्क वाले फार्मूले में। अगर सीधा वाट ही बता दिया फिर 735.5 नहीं लगाना, क्योंकि उसने 735.5 से गुणा करके आपको बताया गया है। तो फिर 735.5 दोबारा नहीं लगाना। आ रहा समझ में बात है क्या कहना चाह रहा हूँ। मोटर की रेटिंग किस में लेते हैं अपने, बीएचपी में। ठीक है, अगर बीएचपी बता दे तब तो आपको टॉर्क का फार्मूला ही लगाना है, सेम का सेम। अगर वो बीएचपी की जगह पर वाट बता दे तब 735.5 गुणा में नहीं लगाना, क्योंकि उसने बीएचपी से 735.5 गुणा करके वाट बताया आपको। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। वाट इनटू 7/2 पाई n। हाँ, फिर सीधा वाट जितना भी होगा गुणा में 60/2 पाई n। वाट किलोवाट में दिया तो उसको वाट में चेंज कर लेना आप। एक टॉर्क वाला सवाल करोगे, एक टॉर्क वाला सवाल करना आप। लिखो एक 4 बीएचपी, बीएचपी, एचपी और आईएचपी तीनों के बीच में अंतर है। ठीक है, इनकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। तीनों के बीच में अंतर क्या है वो हम पढ़ चुके हैं। तो एक 4 बीएचपी की मोटर एक बात और सुनना, मेरे दिमाग में आगे फिर भूल ना जाऊं मैं, ध्यान से सुनना। जैसे मैंने आपको बोला एक 4 बीएचपी की मोटर, और आपने सभी ने मोटर देखी है, चाहे पानी वाली मोटर भी देखी, उठाने वाली वो भी आपने मोटर देखी। उस पर आपने देखा होगा, उस पर लिखा होता है कितने एचपी की मोटर है, क्या उसकी स्पीड रहेगी और कितने फेज की है, सब कुछ उस पर डाटा वगैरह लिखा होता है ना। तो उसके ऊपर जो शक्ति लिखी है वो शक्ति कौन सी शक्ति है, जो हमें शाफ्ट पर मिलेगी वो शक्ति है। जो बीएचपी जो है, जो एचपी या बीएचपी जो पावर है वो किस में पैदा हो रही है, रोटर में पैदा हो रही है। किस में पैदा हो रही है, वो रोटर में पैदा हो रही है। एक तो रोटर में पैदा हो रही है और कुछ लॉसेज हो जाते हैं, उसके कारण बाहर शाफ्ट पर कुछ पावर कम मिलती है। ठीक है ना। तो जो पावर जो लिखी जाती है कोई भी मोटर के ऊपर वो कौन सी पावर है, शाफ्ट वाली पावर है। वो पावर नहीं जो अंदर पैदा हुई है। अंदर पैदा पावर जो होती है ना रोटर के अंदर, वो थोड़ी ज्यादा होती है। कुछ ना कुछ घर्षण लॉस हो जाते हैं, उसके कारण थोड़ी सी पावर अपने को आउटपुट में कम मिलती है। तो आपको प्रश्न पूछा जाए कि मोटर पर कौन सी पावर लिखी जाती है, मोटर की जो ऊपर पावर लिखी जाती है कौन सी पावर है, तो शाफ्ट पर मिलने वाली पावर लिखी जाती है हमेशा। ध्यान रख लेना। ये जो मैंने बताई है ना 4 बीएचपी की मोटर, तो ये कौन सी बीएचपी है, शाफ्ट पर लिखी। एक तो उसके अंदर पैदा हुआ रोटर के अंदर बीएचपी, और एक शाफ्ट पर मिला है। थोड़ा शाफ्ट पर क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो ये शाफ्ट वाली पावर है। ब्रैकेट में लिख सकते हो आप यहाँ पर, शाफ्ट की पावर, शाफ्ट की आउटपुट पावर, ऐसा लिख लेना। ठीक है। एक 4 बीएचपी की मोटर जो कि 1500 आरपीएम पर घूर्णन कर रही है, जो कि 1500 आरपीएम पर घूर्णन कर रही है, इस मोटर का टॉर्क क्या होगा, इस मोटर का टॉर्क क्या होगा। गुणा भाग नहीं करना सीखोगे तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा आपका। काटा पेटी करनी, गुणा भाग करना, स्पीड से करना,
पॉइंटों के गुणा भाग करना है, घर पे मेहनत करो भाई। कितने एचपी रहेगी? 4। पॉइंट या सीधा 18? इतने क्या है? 18.7 नहीं, कैलकुलेशन करना थोड़ा स्पीड से सीखो आप। इतनी स्पीड बढ़ा सकते हो उतनी स्पीड बढ़ाओ, क्योंकि ये टाइम खा जाती है आपका। एन नंबर मतलब जब कैलकुलेशन करना सीख जाओगे ना तब थोड़ा सा आपको ये भी लगेगा। देखो जैसे मैंने क्या काम किया, जैसे 4 को 2 से काटा, 2 पर कट गया ना, फिर मैंने 1 0 से 1 0 उड़ा दी फटाफट, फिर मैंने 2 के पहाड़े से काटा, 2 3 6 और इसको 150 को काटा, मेरे को पता है 1 प्लस का आधा कितना होता है 75। फिर मेरे को पता है ये 5 के पहाड़े से काट, फिर मैंने 5 के पहाड़े से काटा। जितना काट सकते हो उतना काट लो, क्योंकि सिंपल होता जाएगा। 5 के पहाड़े से काटा 15 5 75, उसको काटा तो 139.1 आ गया। अब मेरे को लगा भी नहीं कर सकता कोई ज्यादा, फिर भी कर सकता था 3 से 1 कर सकता था 5 पर, है ना, लेकिन जल्दबाजी पता नहीं चला तो ऊपर ऊपर गुणा किया मैंने, 3 दूनी 6। अब मैंने कहीं से ऐसा नहीं, कहीं आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, मैंने ऐसे लिखा 147.1 गुणा में 6, ऐसा नहीं करना आपको, सीधा गुणा 6 आ गया, 6 गुणा करो सीधा ही, 6 कम 6 7 6 42 4 6 चौके 24 और 4 28 2 6 कम 4 2 8, यहाँ पे पॉइंट लगेगा बस। यहाँ पे अलग से कहीं गुणा करोगे टाइम खराब करोगे, नहीं करना इतना टाइम खराब। कैलकुलेशन में आपका टाइम खराब हो जाएगा तो आगे जो सिंपल सिंपल प्रश्न है फिर वो भी गलत कर दोगे और यहीं से सिलेक्शन हो जाता है अपना। चलो ये टोरक वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक बात और है टोरक के अंदर, अब आपको क्या समझ में आता है? ये समझ में आता है भी कोई भी मोटर है उसका जो टोरक है वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है ना। एक मोटर के अंदर मैं बताता हूँ सबसे महत्व वाली चीज टोरक ही है। और हमको कहीं से भी मोटर लेके आनी है तो हमको ये पता होना चाहिए कि हम जो उस मोटर से काम करवाएंगे वो काम कैसा है। अगर वो बहुत हेवी काम है तो टोरक आपको क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। अगर वो लाइटली काम है तो टोरक कम है तो भी काम चल जाता है, ठीक है। तो टोरक का बहुत महत्व है। तो टोरक किन किन बातों पर डिपेंड करता है ये बात पता होनी चाहिए आपको। टोरक किन किन बातों पर डिपेंड करता है ये बात पता होनी चाहिए आपको। तो टोरक सीधा सा बता देता हूं, बाकी इसको समझेंगे अपने डीसी मोटर में। आप लिख लेना टोरक समानुपाती रोटर का प्रतिरोध, रोटर का प्रतिरोध, रिएक्टेंस नहीं बोला हमने, रोटर का प्रतिरोध T समानुपाती R माने प्रतिरोध, R छोटा r माने रोटर का प्रतिरोध। ये पता होना चाहिए कैसे बना है, ये डीसी मोटर में समझ में आ जाएगा।
T समानुपाती 5 गुना IA से, तो वो वहां से देख लेंगे। लेकिन अभी याद रखो टॉर्क समानुपाती रोटर का प्रतिरोध। रिएक्टेंस का उल्टा हो जाएगा। रिएक्टेंस का समानुपाती है। देखते हैं अभी। रिएक्टेंस का समानुपाती R/Z होता है ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में एक मोटर 3 फेज की मोटर सर्वाधिक टॉर्क देगी। मैक्सिमम टॉर्क कंडीशन की क्या कंडीशन है जिस पर सबसे अधिक टॉर्क मिलेगा, तो वो कंडीशन है जब रोटर का प्रतिरोध किसके बराबर हो जाए, रोटर का प्रतिघात यानी रिएक्टेंस। ये मैंने बताया आपको पूरा हिंदी में भी लिखवाऊंगा, 2 मिनट रुक जाना। रोटर का प्रतिरोध यानी RR, रोटर का रिएक्टेंस यानी XR, यानी कि बार ऐसा लिखा होता है R बराबर X। R माने प्रतिरोध और X माने रिएक्टेंस। क्या है रिएक्टेंस? रिएक्टेंस किस में होता है, वाइंडिंग के अंदर होता है ना। वाइंडिंग में एक ऐसा प्रतिरोध है जो किसके परिवर्तनों का विरोध करे, धारा परिवर्तनों का विरोध करे, वो रिएक्टेंस कहलाता है। मैं वाइंडिंग की बात कर रहा हूँ। तो R बराबर किसके हो जाए, X के अगर हो जाए तो वो मोटर के अंदर सर्वाधिक टॉर्क मिलेगा। और एक मोटर के अंदर सर्वाधिक टॉर्क मिलता है वैसे स्टार्टिंग के टाइम पर। कब मिलता है, स्टार्टिंग के टाइम पर। 2 कंडीशन हो गई। पूछा जाए सबसे अधिक टॉर्क कब मिलेगा, जब मोटर स्टार्ट होती है तब, जब मोटर आधी स्टार्ट हो गई, जब मोटर पूर्ण स्टार्ट हो गई, जब मोटर बंदी पड़ी है। तो क्या उत्तर दोगे, जब मोटर स्टार्ट हो गई तब। दूसरा प्रश्न बन गया सबसे अधिक टॉर्क कब मिलेगा, R बराबर X, R बराबर 2X, R बराबर X/2, ऐसा कुछ प्रश्न दिया होगा। तो R बराबर में X। अब लिखो थोड़ा, ये आपने यहां तक लिख लिया, टॉर्क समानुपाती रोटर का प्रतिरोध यहां तक लिख लिया ना। उसके बाद लिखो सर्वाधिक टॉर्क की शर्तें। सर्वाधिक टॉर्क कब मिलेगा आपको, उसके लिए शर्तें हैं, ठीक है। तो आप ऐसा लिख लेना, सर्वाधिक टॉर्क की शर्तें हैं R, रुको 1 मिनट, सर्वाधिक टॉर्क के लिए शर्तें, उसके अंदर लिख लेना रोटर का, ऐसे करके ऐसे कर लेना रोटर का। ये सारा कुछ रोटर का ही बात कर रहे हैं, स्टेटर का कुछ लेना देना नहीं है। R बराबर स्लिप गुना में X, ये फार्मूला लिख लेना एक बार। ठीक है, S क्या चीज है, स्लिप है। X क्या है, रिएक्टेंस है। और R क्या है, रेजिस्टेंस है यानी प्रतिरोध है। हो गया। अब शुरू में स्लिप कितनी होती है बताओ, 100% होती है। 100 माने 100/100 यानी 1। तो R बराबर किसके रह गया, तो ये कंडीशन आएगी आपके लास्ट में, ये लिख लेना क्योंकि R बराबर XX लिख लिया ना, उसके नीचे लिखो क्योंकि सर्वाधिक टॉर्क लेने के लिए, या सर्वाधिक टॉर्क सीधा लिखो, क्योंकि सर्वाधिक टॉर्क मोटर की स्टार्टिंग अवस्था में होता है। क्योंकि सर्वाधिक टॉर्क मोटर की स्टार्टिंग अवस्था में होता है, जहां मोटर की स्टार्टिंग अवस्था में होता है जहां S बराबर 1 होता है, जहां S बराबर 1 होता है, क्योंकि स्टार्टिंग के टाइम पर स्लिप होती है 1, या आप बोल सकते हो 100%। ठीक है, S बराबर कितना होगा 1, तो R किसके बराबर आ गया, X के बराबर। एक बहुत इंपॉर्टेंट एक वर्डिंग है जो कि पूछी जा सकती है कि सबसे अधिक टॉर्क की क्या कंडीशन है। डीसी मोटर में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ भी चलो लिख ही दूंगा। जब रोटर का प्रतिरोध ज्यादा होता है तो टॉर्क ज्यादा मिलता है, हाँ, तो उस समय रिएक्टेंस तो कम होता है किसमें, रोटर में। हाँ, कौन सी मोटर की बात कर रहे हो, 3 फेज की, 3 फेज की कौन सी मोटर, मतलब सिक्वेंस केज मान लो, हाँ स्क्विरल केज मान लो, उसमें डबल केज रोटर मान लिया, इस तरह का रोटर अभी करेंगे अपने ना, डबल केज मोटर अभी करेंगे। तो शुरू में अपने टॉर्क ज्यादा लेना है, हाँ, तो प्रतिरोध के हिसाब से टॉर्क मिलेगा हमेशा। तो उसमें रिएक्टेंस तो कम होगा, हाँ, रिएक्टेंस कम होगा, हाँ कम होगा, प्रतिरोध क्या होगा,
प्रतिरोध उच्च होगा प्रतिरोध उच्च होगा तो टॉर्क हमेशा समानुपाती रोटर का प्रतिरोध है। तो इसलिए रोटर बराबर वो तो कंडीशन की बात कर रहे हैं अपने, ये प्रतिरोध क्या होना चाहिए, उच्च, उच्च। और x का मान अगर इसके बराबर आ गया तो उसमें मोटर सर्वाधिक टॉर्क देगी, वो एक कंडीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तुम बात करो एक मोटर की स्पेशल, मोटर में टॉर्क स्क्विरल केज के अंदर, डबल केज के अंदर, अपने पित्तल में पहले करंट चलती है, वो एक अलग चीज है। ये तो अपने कंडीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी कंडीशन नहीं मिलती, r बराबर x कभी नहीं हो पाता, ठीक है। और क्या बता रहा था मैं, हाँ एक लाइन और लिख लो, डीसी मोटर की लाइन है वो लिख लो, लेकिन टॉर्क की बात इसलिए मैं आपको लिखवा रहा हूँ। लिखो, इस लेसन की बात नहीं है, आप इसलिए नोट लगा के लिख लेना, इस लेसन की बात नहीं है वो। लिखो, एक डीसी मोटर में सर्वाधिक टॉर्क या शक्ति, सर्वाधिक टॉर्क या शक्ति के लिए V बराबर EB बटा 2, बस ऐसा लिख लो। डीसी मोटर में तो ये होता है और एसी मोटर में ये होता है, ताकि थोड़ा याद रहे आपको। V बराबर EB बटा 2, अब V EB ये क्या चीज है, वो वहां डीसी मोटर में सीख लेंगे, लेकिन जब सीख लोगे, जब दोबारा यहाँ पर पढ़ोगे ना, तब आपको अच्छा समझ में आएगा। टॉर्क के लिए एसी में तो ये है, तो डीसी में हमने पढ़ लिया, V बराबर EB बटा 2, डीसी में ये दोनों साथ साथ होगी, ठीक है। उसके बाद मेन चीजें होगी, बेसिक चीजें होगी खत्म। अब नेक्स्ट आता है 3 फेज की मोटरें। तो सबसे पहली मोटर लिखो आप, गिलहरी पिंजरा मोटर। नंबर 1 लिखो, गिलहरी पिंजरा मोटर। गिलहरी को क्या बोलते हैं इसके अंदर, स्पेलिंग गलत हो सकती है मेरे से, थोड़ा देख लेना। स्क्विरल केज मोटर, केज माने पिंजरा, स्क्विरल केज मोटर। ये मोटर आज एक तो पूरी कर लेते हैं, बाकी देखते हैं दूसरी मोटर भी हो पाती है नहीं हो पाती। स्क्विरल की स्पेलिंग गलत हो सकती है ना, आप थोड़ा देख लेना अपनी बुक के अंदर स्पेलिंग। स्क्विरल केज मोटर, गिलहरी पिंजरा मोटर। देखो अब ना 2 ही मोटर है अपने 3 फेज की, ज्यादा मोटरें नहीं है, 2 मोटर है। पहली मोटर कौन सी है, स्क्विरल केज। स्क्विरल केज का मतलब बनता है गिलहरी का पिंजरा। तो इस मोटर का जो रोटर होगा, उसकी संरचना एक पिंजरे की भांति होगी, ठीक है। यानी कुछ ऐसा कुछ होगा, पिंजरे की भांति उसकी संरचना होगी उसके रोटर की। और स्टेटर जो होता है, स्टेटर के बारे में मैं आपको लिखवा दूंगा अभी, स्टेटर कैसा होता है, लेकिन रोटर कैसा होगा, गिलहरी का पिंजरा की भांति। तो आप इसमें लिख लो, बस ज्यादा कुछ इसमें समझने वाली बात है नहीं। देखो पहला लिखो, नंबर है 1 पॉइंट लगाना स्टेटर। नंबर 1 पॉइंट स्टेटर। स्टेटर में लिखो, लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से बना होता है, ठीक है। स्टेटर में पहला पॉइंट लिखना, यह लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से बना होता है। जिसमें दूसरा पॉइंट लिखना, जिसमें 3 फेज की 3 वाइंडिंग की जाती है। इसमें 3 फेज की 3 वाइंडिंग की जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट पे इंपॉर्टेंट लगा लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक 2 वाइंडिंग के मध्य 120 डिग्री 120 दो वाइंडिंग के मध्य 120 डिग्री का कोण होता है। ये प्रश्न कितनी बार आया हुआ है और आपके एग्जाम में प्री या मेंस में एक में जरूर देखने को मिलेगा। 3 फेज मोटर में पूछा जा सकता है या सीधा 3 फेज में पूछा जा सकता है। 3 फेज के अंदर 2 फेजों में कितने डिग्री का कोण होता है, तो 120 डिग्री। कैसे आया 120 डिग्री, तो ये अपने सीखेंगे जब पॉलीफेज सिस्टम का लेसन आएगा, वहां सीखेंगे कि 3 फेजों में 2 फेज होते हैं, उनमें 120 डिग्री का कोण होता है। प्रत्येक 2 फेज में 120 डिग्री का कोण होता है।
ठीक है, ये हो गया। तो स्टेटर किसका बनेगा? लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का बनेगा, उसमें स्लोट करते होते हैं खांचे, उसमें से वाइंडिंग करेंगे अपने। रोटर लिखो 2 नंबर पॉइंट, रोटर। पहला स्टेटर हो गया, दूसरा रोटर लिखो। लिखना रोटर 2 प्रकार का होता है। रोटर 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 लिखोगे सिंगल केज रोटर, इसमें लिखो, सिंगल केज में लिखो। यह तांबे या एल्यूमिनियम से बना होता है। यह तांबे या एल्यूमिनियम से बना होता है, जिसमें तांबे या एल्यूमिनियम Cu या Al, तांबे या एल्यूमिनियम की छड़ें होती हैं, जिन्हें तांबे या एल्यूमिनियम, नेक्स्ट आगे लिखना, जिन्हें तांबे या एल्यूमिनियम के रिंग द्वारा ब्रेजिंग या वेल्डिंग, ब्रेजिंग या वेल्डिंग द्वारा शॉर्ट सर्किट किया जाता है। द्वारा शॉर्ट सर्किट किया जाता है। लिख लो, मैं भी समझा दूंगा सारा कुछ। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट लाइन में लिखना, सिंगल गेज रोटर की नेक्स्ट लाइन लिखना, ये छड़ें समांतर नहीं होती, ये छड़ें समांतर नहीं होती, अपितु समांतर नहीं होती, अपितु मतलब कैसी होती हैं? अपितु कुछ ऐंठी हुई, कुछ ऐंठी हुई, अर्थात कुछ कोण पर होती है। जिसका कारण है, कुछ कौन पर होती है, जिसका कारण है रोटर में टॉर्क पैदा करना। ठीक है, देखो क्या लिखा है हमने, तो सारा कुछ समझ लेते हैं। हमने ये लिखा कि जो रोटर होता है उसमें तांबे एल्यूमिनियम की छड़ें होती है, देखना ऐसे ना, ऐसे छड़ें होती हैं। अगर ये तांबे की छड़ें हैं तो ये जो 2 गोल रिंग है ये भी किसके बने होने चाहिए? तांबे के। अगर ये एल्यूमिनियम की छड़ें हैं तो ये रिंग भी किसके बने होंगे? एल्यूमिनियम के। दोनों अलग अलग धातुओं के कभी भी नहीं हो सकते। भी छड़ें तांबे की है और रिंग एल्यूमिनियम का है, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। 2 धातुओं को आपस में कभी भी ऐसा कनेक्ट नहीं करना चाहिए जो अलग अलग धातुओं की बनी हो। तांबा है तो यहाँ उसका जब कभी वेल्डिंग करोगे तो वो भी किसका होना चाहिए? पदार्थ तांबे का होना चाहिए, वरना दोनों में उसमें चालकता अलग अलग होगी। एक पदार्थ पहले गर्म होगा, एक पदार्थ बाद में गर्म होगा, खराब होने का चांस रहता है। कर सकते हैं लेकिन खराब होने का चांस रहता है। फिर हमने बोला, देखना ये रोटर देखो टेढ़ा है, ऐसा रोटर नहीं है, ऐसा पूरा ऐसा रोटर नहीं है। समांतर छड़ें नहीं होती, टेढ़ी छड़ें होती हैं, क्योंकि समांतर कर दी तो फिर वो चुंबकीय क्षेत्र को काट नहीं पाता। जो स्टेटर ने चुंबकीय क्षेत्र बनाया ना उसको वो काट नहीं पाता, क्योंकि 180 डिग्री का कोण बन जाता है। जब उसको काटेगा नहीं तो उसमें फिर वोल्टेज पैदा नहीं होगी, वोल्टेज पैदा नहीं होगी तो करंट नहीं चलेगी, करंट नहीं चलेगी तो चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनेगा, और चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनेगा तो रोटर घूमेगा नहीं। कुछ सही बात समझ में गया भाई? ये जो रोटर की छड़ें हैं ना ये बिल्कुल सीधी नहीं होती, हाँ स्क्वीड होती है। इसका इंग्लिश वर्डिंग बहुत अच्छा ये नाम बोला, स्क्वीड होती है। स्क्वीड का मतलब है कुछ एंटी है, एंटी को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वीड है। क्यों एंटी है? क्योंकि अगर बिल्कुल समांतर हो जाए तो स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र काट नहीं पाती है। कौन काटता है स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र? रोटर काटेगा, तभी तो उसमें वोल्टेज पैदा होगी। जब उसको बिल्कुल समांतर कर दिया तो 180 डिग्री का कोण बनेगा, काट नहीं पाएगा चुंबकीय क्षेत्र। इसलिए कोण थोड़ा सा टेढ़ा करके बनाया जाता है इन छड़ों का। तो ऐसे ही नाम बोला आपने ना,
जहां एंटी लिखा ना वहां ना इंग्लिश में ये स्पेलिंग लिख लेना स्क्विड, शायद सी नहीं आएगा, सीधा आएगा स्क्विड, SKEWAD स्क्विड। तो आ जाए कि 3 फेज की मोटर का रोटर स्क्विड क्यों किया जाता है, ठीक है। तो टॉर्क पैदा करने के लिए मैं लास्ट में तो अपने को टॉर्क ही चाहिए, स्क्विड, ठीक है। एक तो होता है सिंगल केज रोटर, नंबर 2 लिखना आप डबल केज रोटर। सिंगल केज रोटर जिसमें एक पिंजरा होता है और डबल केज में 2 पिंजरे होते हैं, डबल केज रोटर। डबल केज रोटर, वही रोटर 2 प्रकार के है ना, एक तो सिंगल केज का हो गया, दूसरा डबल केज का। अब डबल केज में कितने पिंजरे होंगे? 2। अब होता क्या है, थोड़ा सुन लो ध्यान से। सिंगल केज रोटर में तो क्या होता है, टॉर्क थोड़ा कम मिलता है, क्योंकि कितना पिंजरा है, एक ही पिंजरा है। अपने को अगर टॉर्क ज्यादा चाहिए और स्क्विरल केज मोटर, और लगभग आप ये मान के चलो अगर आप कभी भी 3 फेज की मोटर देखोगे ना तो वो स्क्विरल केज ही देखोगे। दूसरी मोटर कौन सी है, वो आपको देखने को प्रैक्टिकल लैब में जरूर मिल जाएगी, लेकिन वैसे इधर उधर कहीं भी देखोगे ना हमेशा कौन सी मोटर मिलती है अपने को, स्क्विरल केज देखने को मिलती है। कहीं भी खेतों के अंदर कोई भी पानी खाने वाली मोटर है तो वो स्क्विरल केज मोटर है। कहीं भी आप देखोगे लगभग तो 99% आप स्क्विरल केज मोटर देखोगे। तो जहां टॉर्क ज्यादा चाहिए वहां फिर सिंगल केज से काम नहीं चलता, वहां रोटर फिर कौन सा लेना पड़ता है, डबल केज वाला। क्योंकि डबल केज में क्या होता है, 2 पिंजरे होते हैं, एक तो बाहरी पिंजरा और एक आंतरिक पिंजरा। बाहरी पिंजरे का प्रतिरोध होता है ज्यादा, प्रतिरोध ज्यादा होता है क्योंकि वो पित्तल से बनाया जाता है, और आंतरिक पिंजरे का प्रतिरोध क्या होता है, कम। वो बनाया जाता है लगभग तांबे या एल्यूमिनियम का। शुरू में क्या होता है, करंट जो चलती है रोटर में, करंट चलती है ना, चलती है नहीं चलती रोटर में करंट चलती है, अभी तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। रोटर में जो करंट चलती है वो बाहरी पिंजरे में से चलती है। अब आप कहोगे रोटर का प्रतिरोध तो बाहरी पिंजरे का क्या है, ज्यादा है, उसमें से करंट कैसे चल गई? तो उसमें से करंट इसलिए चलती है क्योंकि उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस कम होता है। इसका प्रतिरोध ज्यादा होता है, उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस कम होता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस कम है तो पहले बाहरी वाले से चलेगी करंट, और बाद में इंडक्टिव रिएक्टेंस देखना आप, रोटर की फ्रीक्वेंसी है FR, ये प्रारंभ में क्या होती है, ज्यादा। शुरू में मोटर स्टार्ट होती है वो क्या होती है, शुरू में FR ज्यादा, और बाद में जब मोटर स्टार्ट हो जाती है तो ये क्या रह जाती है, कम हो जाती है। और रिएक्टेंस होता है वो 2 पाई किसके बराबर है, FL के, 2 पाई FL के बराबर है। तो जिसका रिएक्टेंस ज्यादा होगा, जिसका रिएक्टेंस ज्यादा होगा, या ऐसे मानो जहां फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वहां रिएक्टेंस भी क्या होगा, वहां करंट क्या चलेगी, कम चलेगी। अब इसमें क्या होता है, डबल केज रोटर में से 2 पिंजरे होते हैं, ठीक है। बाहरी पिंजरा किसका बना है, पित्तल का, उसका प्रतिरोध तो क्या है, ज्यादा, लेकिन उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस कम है, कम इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो करंट पहले किसमें चलेगी, इसमें से चलेगी। तो इसमें चलेगी तो प्रतिरोध क्या मिलेगा, उसको ज्यादा मिलेगा। प्रतिरोध ज्यादा होगा तो टॉर्क भी क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि टॉर्क समानुपाती रोटर का प्रतिरोध। और जब रोटर चल जाएगा, पूरा स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद रोटर फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, कम हो गई, तो इसका जो इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा होता है तांबे का, ठीक है ना, वो बाद में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि F का मान क्या हो गया, कम हो गया। ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप सीधा इतना याद रख लो कि डबल केज रोटर में प्रारंभ में करंट चलती है आउटर केज से, आउटर केज माने